हेलो स्टूडेंट्स। आज की लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे श्रम लागत नियंत्रण की। और श्रम लागत नियंत्रण में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रम निकासी अथवा श्रम फेर या लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं? जैसे कारखानों में श्रमिकों में जो परिवर्तन होता रहता है उसे हम श्रम निकासी कहते हैं और इसे रोका भी नहीं जा सकता। कुछ श्रमिक स्वयं अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ को नियोक्ता सेवा मुक्त कर देते हैं। सामान्यतः साधारण परिवर्तन संस्था में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। नए श्रमिकों में अधिक संख्या में परिवर्तन संस्था के हित में नहीं होता है। इससे संस्था की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और लाभ अपेक्षाकृत कम होने लगते हैं। नए श्रमिक को नए वातावरण में पूर्ण कुशलता से कार्य करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। जब तक वह ऐसी स्थिति प्राप्त करता है वह संस्था से पृथक हो जाता है। तो श्रम निकासी के क्या कारण हैं? कुछ तो श्रमिक स्वयं छोड़कर चले जाते हैं, जैसे अकुशल श्रमिक, कारखानों नियमों की अवहेलना करने वाले, अनुशासनहीनता आदि ऐसे कारण हैं जिसके लिए श्रमिक को नियोक्ता निकाल दे तो श्रमिक ही दोषी माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई श्रमिक एक कारखाने में अधिक समय तक कार्य न पसंद करे तो वह परिवर्तन पसंद प्रकृति का हो तो वह संस्था को त्याग कर चला जाता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके लिए नियोक्ता खुद उत्तरदायी होता है, जैसे वहाँ अपेक्षाकृत नीची पारिश्रमिक दर होती है, अस्वस्थ वातावरण होता है, विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य विभाजन की अनुपस्थिति होती है, अनुचित पदोन्नतियाँ, नियोक्ता एवं उच्च अधिकारियों का अशिष्ट व्यवहार आदि ऐसे कारण हैं जिनके लिए नियोक्ता को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरा, कुछ आकस्मिक कारण हो सकते हैं। इसके लिए ना तो श्रमिक और न नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह लंबे समय के लिए बीमार हो जाता है और अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर नए श्रमिक को नियुक्त करना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी अविवाहित महिला श्रमिक का विवाह हो जाता है तो वह अपने पति के निवास पर जाने हेतु उसे पद त्याग करना पड़ता है। अब जो ये उच्च श्रम निकासी होती है उससे क्या प्रभाव होते हैं? इससे उत्पादनशीलता में कमी आ जाती है। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन लागत में नए श्रमिक को निम्न स्तर की कार्यकुशलता एवं उसमें होने वाले प्रशिक्षण व्यय में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, उच्च श्रम निकासी द्वारा कुल उत्पादन मात्रा में भी वास आ जाता है। इससे कम उत्पादन पर पूर्व स्तर के उपयोगों पर भी प्रभाव अधिक बढ़ता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि श्रम निकासी दर कम से कम हो। श्रम निकासी की गणना करने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। पहली है पृथक्कीकरण दर विधि, सेपरेशन रेट मेथड। दूसरी है प्रतिस्थापन दर विधि, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। और तीसरी है प्रवाह अथवा आवागमन दर विधि, फ्लक्स रेट मेथड। जो सेपरेशन रेट मेथड है, जो पृथक्कीकरण दर विधि है, इस विधि द्वारा सर्वप्रथम संस्था से नियुक्त श्रमिकों की औसत संख्या निकाली जाती है। इसके लिए किसी कार्य अवधि के प्रारंभ एवं अंत में श्रमिकों की संख्या के योग का आधा कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस प्राप्त संख्या का कुल पृथक हुए अथवा पृथक किए गए श्रमिकों की संख्या में भाग दे दिया जाता है। प्रतिशत के लिए इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है और इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है: अवधि में पृथक हुए श्रमिकों की संख्या अपॉन अवधि में औसत श्रमिकों की संख्या इंटू 100। यह निकासी अवधि में मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है। जैसे एक उदाहरण द्वारा मैं समझाना चाहूँगी। किसी उत्पादन गृह में वर्ष के प्रारंभ में 1500 श्रमिक और वर्ष के अंत में 2250 श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष में 40 श्रमिक पृथक कर दिए गए और 35 श्रमिकों ने स्वेच्छा से संस्था को त्याग दिया। अब आपको पृथक्कीकरण दर विधि से श्रम निकासी दर निकालनी है तो सबसे पहले हम श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात करेंगे। 1500 प्लस 2250, उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो श्रमिकों की औसत संख्या आएगी 1875, 1875। अब हम पृथक किए गए श्रमिकों की गणना करेंगे तो प्रश्न के हिसाब से वो 40 और 35 है। तो 40 प्लस 35 कितने हो गए? 75।
75 में हम भाग देंगे 1875 का और इंटू 100 का गुणा करेंगे तो जो श्रम निकासी दर है वो आ जाएगी पृथक्कीकरण दर विधि के अनुसार 4%। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिस्थापन दर विधि की, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इस विधि को विशुद्ध श्रम निकासी दर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भी सर्वप्रथम श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात कर ली जाती है। तत्पश्चात अवधि में प्रतिस्थापित संख्याओं श्रमिकों की औसत संख्या से विभाजित कर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है, अवधि विशेष में श्रमिक प्रतिस्थापन अपॉन अवधि विशेष में औसत संख्या श्रमिकों की औसत संख्या इंटू 100। जैसे किसी संस्था में 500 श्रमिक अवधि के प्रारंभ में और 700 श्रमिक अवधि के अंत में नियुक्त थे। अवधि में 50 श्रमिक पृथक हुए और 40 श्रमिकों की नियुक्ति हुई। तो प्रतिस्थापन दर विधि से हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले श्रमिकों का औसत 500 प्लस 700 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 600, और अवधि में प्रतिस्थापित कितने हुए 40, तो 40 अपॉन 600 इंटू 100 का हम जब गणना करेंगे तो हमारे पास जो प्रतिस्थापन दर विधि के अनुसार श्रम निकासी दर आएगी वो आएगी 6.67%। उसके बाद जो अंतिम विधि है वो है प्रवाह अथवा आवागमन दर विधि या फ्लक्स रेट मेथड। इस विधि में अवधि विशेष में पृथक किए गए तथा प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या अथवा श्रमिकों के आवागमन के आधार पर श्रम निकासी दर की गणना की जाती है और इसका सूत्र है पृथक हुए श्रमिकों की संख्या प्लस प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या अपॉन श्रमिकों की औसत संख्या इंटू 100। जैसे किसी संस्था में एक माह के प्रारंभ और अंत में क्रमशः 500 व 600 श्रमिक कार्य पर थे। इस अवधि में 30 श्रमिक अन्यत्र चले गए और 25 श्रमिक नियुक्त किए गए। प्रवाह दर विधि द्वारा आपको श्रम निकासी दर ज्ञात करनी है तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात करेंगे, 500 प्लस 600 अपॉन 2, तो 500 अपॉन 600 1100, 1100 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 550, और 30 प्लस 25 जो पृथक हुए श्रमिक और उनकी जगह नए लगाए हुए श्रमिक वो हो जाएंगे 30 प्लस 55, तो 55 में जब हम 550 का भाग देंगे इंटू 100 से गुणा करेंगे तो श्रम निकासी दर प्रवाह दर विधि के अनुसार आएगी 10%। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल और दोनों प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। और लेबर टर्नओवर लागत इस प्रकार होती है, 2 प्रकार की लेबर टर्नओवर कॉस्ट होती है, श्रम निकासी लागत होती है। एक तो होती है अवरोध लागत और एक होती है प्रतिस्थापन लागत। अवरोध लागत के अंतर्गत संस्था के व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिनका प्रभाव श्रमिकों की संख्या न छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें सेवा वर्गीय प्रबंध, स्वास्थ्य सेवा, कल्याणकारी सेवा, सेवानिवृत्ति भत्ता आदि पर किए गए व्यय प्रमुख है। प्रतिस्थापन व्यय में नवनियुक्त श्रमिकों पर किए गए व्यय एवं ऐसे श्रमिकों से कुछ संभावित हानियां सम्मिलित की जाती है। इसमें नए श्रमिकों के चयन, प्रशिक्षण, रोजगार, कार्यालय संबंधी व्यय एवं उनकी न्यूनतम कार्यकुशलता के कारण कम उत्पादनशीलता संबंधी हानियां भी सम्मिलित की जाती है। उसके बाद श्रम निकासी नियंत्रण जो होता है कि श्रम निकासी दर न्यूनतम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें संतोषजनक पारिश्रमिक पद्धति का चुनाव करना चाहिए जिससे श्रमिक संस्थान को छोड़कर ना जाए। स्वस्थ वातावरण एवं स्वस्थ मनोरंजन आदि की साधारण सुविधाओं का आकर्षण देना चाहिए। चयन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण एवं पदोन्नति संबंधी नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए और वह उचित प्रकार से होने चाहिए और जो कुशल श्रमिक हैं उन्हीं का ही चयन किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन अथवा प्रोविडेंट कोष अथवा दोनों के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों को प्रबंध में लेना, पारस्परिक झगड़ों को सुलझाने की उचित प्रणाली आवश्यक है। सेवा वर्गीय विभाग द्वारा सामयिक निकासी प्रतिवेदन पीरियोडिकल लेबर टर्नओवर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिससे श्रमिकों की संख्या छोड़ने के कारण स्पष्ट हो ताकि भविष्य में उचित कार्रवाई की जा सके। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।